बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2019 में पीटीआई गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और ये डिसाइड किया कि अगर कोई ब्लैक मनी या आप कह लें कि जिस मनी का सोर्स नहीं पता, अगर वो रियल एस्टेट में इंजेक्ट करता है पैसा, तो उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि मुल्क जो था वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था और उनका ये ख़्याल था कि जब पैसा आएगा, जिन लोगों ने पैसा छुपाया हुआ है वो भी, और जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो भी अपना पैसा जब इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट के अंदर, तो वो पैसा बाहर आ जाएगा और रियल एस्टेट को इसका फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान हमने ये देखा कि 2021 के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइसेस थी वो आर्टिफिशियली शूट कर गई, क्योंकि डिमांड थी कोई नहीं। लोगों ने अपना जो पैसा था वो इंजेक्ट किया रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर भी ज़्यादातर जो इंजेक्ट किया गया वो प्लॉट्स की बाइंग एंड सेलिंग में वो इंजेक्ट किया गया। हाँ, अगर किया जाता कि रियल एस्टेट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसके अंदर सिर्फ दिया जाता कि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होना था। खैर, वो भी गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, लेकिन उसके साथ जो इन्होंने एक छूट दी कि आप रियल एस्टेट के अंदर पैसा डालें तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, उससे क्या हुआ कि पैसा आने की वजह से डिमांड बढ़ी और वो जो है प्राइसेस शूट कर गई, और जो जेन्युइन बायर था जिसने प्लॉट लेके घर बनाना था उसकी रेंज से चीज़ें बाहर निकल गई और वो बेचारा हाथ मलता रह गया। तो अब जाके गवर्नमेंट को थोड़ा एहसास हुआ कि ये हमारा डिसीजन गलत था, हमें एमनेस्टी जो थी वो इस फील्ड के अंदर नहीं देनी चाहिए थी, रियल एस्टेट के अंदर। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड, जो लेटेस्ट न्यूज़ जो आपने देख भी ली होगी, कि इंडस्ट्री के लिए एमनेस्टी लाई गई है कि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको टैक्स छूट भी मिलेगी और 5 साल के लिए टैक्स छूट भी मिलेगी, और इसके अलावा आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं पूछा जाएगा। जबकि रियल एस्टेट के लिए रास्ता जो है वो ब्लैक मनी का रोक दिया गया। अच्छा, इसकी एक कोशिश एफबीआर ने भी पीछे की थी, और दिसंबर के एंड पे, दिसंबर के स्टार्ट में उन्होंने जो एफबीआर के रेट्स थे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के वो रिवाइज़ कर दिए, और वो तकरीबन 600 to 700% तक जो टैक्स रेट थे वो इंक्रीज़ कर दिए। और उसके बाद फिर एहतजाज वगैरह हुए, जो भी स्टेक होल्डर्स थे। फिर जो शौकत तरीन साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ सीटिंग्स हुई और उन्होंने कहा जी हम दोबारा रिकन्सिडर करते हैं इन रेट्स को, और दोबारा जो एक्चुअल रेट्स हैं जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक हैं वो हम डिसाइड करते हैं। इस पर हमने वीडियो एक बनाई हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कि बेसिकली लोगों को कन्फ्यूजन है। 3 किस्म के रेट्स होते हैं, एक डीसी रेट होता है, एक एफबीआर रेट होता है, और एक जो रेट होता है वो मार्केट रेट होता है। डीसी रेट कौन सा होता है? जो स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह आपकी लगती हैं। और जो एफबीआर रेट होता है वो क्या होता है? वो जो गेन टैक्स और एडवांस टैक्स की फॉर्म में लिया जाता है। अगर आप फाइलर हैं तो 1%, नॉन फाइलर हैं तो 2%। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है, तो आप अगर फाइलर हैं तो 1% के हिसाब से आप पे जो है ना वो 1 लाख रुपया उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, इस टैक्स के जो विंडोज़ हैं और जो ये किस तरह ये किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, और ये नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद है, ये मैंने पूरी डिटेल ऑलरेडी की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, ये वीडियो आप हमारी जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एसआरओ जो था एफबीआर ने ये सस्पेंड कर दिया, और फिर उन्होंने कहा जी 16 जनवरी को हम नई रेट लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद 1 फरवरी का, और उसके बाद उन्होंने 1 मार्च का, और ये 2 मार्च को नई रेट लिस्ट आ गई है, और ये हम आपको अपनी स्क्रीन पे अब दिखा भी रहे हैं। तो ये नई रेट लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी रेट्स कुछ इतने ज़्यादा उन्होंने कम नहीं किए। रेट्स मार्केट वैल्यू के तकरीबन करीब पहुंच गए हैं, और कुछ इलाकों में तो मार्केट रेट से भी लाहौर में ज़्यादा चले गए हैं रेट्स। अच्छा, इनका क्या फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब कोई भी इन्वेस्टर जो है वो रियल एस्टेट के अंदर पैसे इंजेक्ट नहीं करेगा कि मैं प्लॉट लेता हूँ या कोई घर लेता हूँ, 5-7 महीने रखूँगा और फिर मैं इसको निकाल दूँगा।
इस फील्ड के अंदर इन्वेस्ट वही करेगा जो जेन्युइन बायर है, जो लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है या जो जेन्युइनली अपने लिए घर ख़रीदना चाहता है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम अच्छा, एक इसके अंदर अभी भी बहुत बड़ा लूप होल है कि जहाँ पे अभी इन्वेस्टर आ सकता है और जहाँ पे अभी ब्लैक मनी इंजेक्ट होने के चांसेस हैं, और वो एफबीआर के रिकॉर्ड पे भी चीज़ नहीं आएगी। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताता भी हूँ कि इशू कहाँ पे है। अच्छा, अगर हम रेट की कुछ बात करें, मैं चंद सोसाइटी के रेट आपको बता देता हूँ, बाकी स्क्रीन पे आपके सामने ये लिस्ट चल रही है। अगर हम बात करते हैं ये देखें, अली रज़ा आबाद की अगर हम बात करते हैं लाहौर में, तो 8,70,000 रुपये इनका रेट रखा गया पर मरला गया। वन टाउन की अगर बात करते हैं 9,72,500 रुपये यहाँ पे रेट रखा गया। आज़म गार्डन की बात करते हैं 12.5 लाख रुपये पर मरला जो रेट रखा गया, और ये एफबीआर कह रहा है कि ये मार्केट वैल्यू के बिल्कुल करीब तरीन रेट है। बहरिया टाउन की अगर हम बात करते हैं तो 13.5 लाख रुपये मरला रखा गया। पहले यहाँ पे जो रेट था वहाँ यहाँ पे 7.5 लाख रुपये मरला था। फिर जब एफबीआर ने दिसंबर में रेट लिस्ट इशू की तो यहाँ पे 17.5 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख पर मरला एकदम इंक्रीज कर दिया। अब उसको उन्होंने थोड़ा सा डाउन करके 13.5 लाख रुपया पर मरला किया। केनाल व्यू अच्छा जी, केनाल व्यू सोसाइटी है जी, इसका जी 13,15,000 रुपया है। और इसी तरह जी ईएमई सोसाइटी जो है ये डीएचए की फेज़ है, इसका 13 लाख रुपया पर मरला रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जी जुबली टाउन, 10,92,000 रुपये यहाँ का इन्होंने रेट रखा है। जोहर टाउन का 16 लाख रुपया पर मरला यहाँ पे रेट है। अच्छा जी, LDA एवेन्यू 1 जो है इसका रेट इन्होंने रखा है 9,02,000 रुपया पर मरला। इस तरह मंसूरा वाली जो साइड है 11,50,000 रुपया पर मरला। और इसके अलावा जी आप आ जाए न्याज बेग वाली साइड जो है वो 8,50,000 रुपये पर मरला। और नशेमन इकबाल सोसाइटी है 9 लाख रुपये पर मरला। ओवरसीज सोसाइटी है 12 लाख रुपये पर मरला इन्होंने रखा है जी। और पास्को एम्प्लॉयज़ जो सोसाइटी है उसका 14 लाख रुपये पर मरला इन्होंने रेट रखा है। अच्छा जी, इसके बाद PCSIR 1 का 16 लाख रुपया, PCSIR फेज़ 2 फेज़ 3 का भी 16 लाख रुपया पर मरला, PIA सोसाइटी 16 लाख रुपया मरला। और इसके अलावा जी अगर हम बात करें सब्ज़ादार स्कीम का जी 14 लाख रुपए पर मरला, लेकिन यहाँ पे ऑन एक्चुअल जो है यहाँ पे रेट ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम रेट है। अच्छा जी, टैक्स सोसाइटी का जी 21 लाख रुपए पर मरला रेट रखा है गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, उमर गार्डन का जी ये 10 लाख रुपए पर मरला है। अच्छा जी, ट्राइकॉन विलेज है जी 8.5 लाख रुपये पर मरला। और इसके अलावा कॉलेज रोड की अगर हम बात करें तो 16 लाख रुपये पर मरला है। और इसके अलावा जी अगर हम बात करें आर्किटेक्ट सोसाइटी की जी 11 लाख रुपए पर मरला रेट रखा है इन्होंने। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये जो जो मेन बैरियर के सामने है उसका 6 लाख रुपए पर मरला रखा है, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे रेट ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा इन्होंने कम रखा है। अच्छा जी, रिवर व्यू हाउसिंग स्कीम जो है इसका जी 9 लाख, ये आई थिंक वही पार्क व्यू, अच्छा जी पार्क व्यू रिवर है जी, इसका जी 12 लाख रुपए पर मरला रखा है जी इन्होंने। ओके हो गया। इसके अलावा जी अगर हम बात करते हैं ये डिफरेंट एरियाज़ के जो है ना, गुलबर्ग के अलहदा रेट दिए हैं, दाता गंज बख्श वाली साइड अलहदा है, उसके बाद शालामार अलहदा है, जो अनारकली वाली साइड है इन्होंने ना डिफरेंट जोन्स बनाए हैं, उनके इन्होंने अलहदा अलहदा जो है ना कैटेगरीज करके इन्होंने रेट किए। और ये तकरीबन जो टोटल जो लाहौर के जो एरियाज़ हैं वो तकरीबन इन्होंने जो कवर किए हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो 1281 एरियाज़ के इन्होंने रेट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। और हर एक का इन्होंने पर मरला रेजिडेंशियल अलहदा दिया है और जो कमर्शियल है वो अलहदा दिया है। अच्छा, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस फ़ेज़ 1 का इन्होंने फ़ेज़ 1 का और इसके अलावा फ़ेज़ 2 इसका 13.5 लाख रुपए पर मरला रेट दिया है। और डिफेंस के फ़ेज़ 3 का जी 15 लाख रुपया, फ़ेज़ 4 का 16 लाख रुपया। और इसके अलावा फ़ेज़ 5 के अंदर कई इन्होंने कैटेगरीज़ किए हैं, वो तकरीबन 17.5 लाख रुपया पर मरला इन्होंने रेट रखा है जी। फ़ेज़ 6 की अगर हम बात करें तो वो 14 लाख रुपये मरला आ रहा है जी। और 7 की बात करें 11.5 लाख रुपया मरला है। 8 की बात करें तो 13.5 लाख रुपया मरला।
इसके अंदर कुछ फिर इन्होंने मज़ीद आगे ब्लॉक्स के हिसाब से, सेक्टर्स के हिसाब से डिवीजन अलहदा भी की हुई हैं। चलिए फ़ेज़ 8 की बात करें तो 10 लाख रुपये मरला, फ़ेज़ 9 की बात करते हैं तो 8.5 लाख रुपये मरला, और फ़ेज़ 9 जो है 8.5 लाख रुपये मरला। इसमें फिर आगे प्रिज़म वगैरह आ जाते हैं, कुछ के अंदर प्रिज़म में 7 लाख रुपये मरला भी है। और इसके अलावा जी फ़ेज़ 10 में आ जाते हैं 4.5 लाख रुपये मरला, और फ़ेज़ 11 में आ जाते हैं जिसको आप DH रैबर भी कहते हैं 12 लाख रुपये मरला। और उसके अलावा जी फ़ेज़ इनका 12 आ जाता है, उसमें जी 13 लाख रुपये मरला है जिसको आप EME सेक्टर भी कहते हैं। और इसके अलावा DH फ़ेज़ 13 जिसको DH सिटी भी कहा जाता है, उसमें जी 3 लाख रुपये मरला, और डिफेंस राय जो है इसमें 12 लाख रुपये मरला। यानी कि ये कुछ मैंने आपको आइडिया दिया है कि तकरीबन मार्केट वैल्यू के करीब करीब चले जाए कि कहीं कहीं अभी फ़र्क है, तो इन्होंने ये इसको ले गए हैं यहाँ पे उठा के। अच्छा जी, एक सबसे बड़ा मसला ये है जो अब मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ कि लग ये रहा है कि ब्लैक मनी रुक जाएगी और जेन्युइन बायर के लिए अब थोड़ा सा ना एक साइन ऑफ रिलीफ होगा। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा मसला ये है कि ये रेट्स हैं जो अप्रूव्ड एरियाज़ हैं वहाँ के लिए, क्योंकि उनकी रजिस्ट्री, उनका इंतकाल वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के ऊपर आते हैं। और जो सोसाइटीज़ जिनके अभी फेसेस ना LDA से, गवर्नमेंट से भी अप्रूव ही नहीं हुए, और वहाँ पे जो सेल एंड परचेज चल रही है, तो वो तो ना FBR के रिकॉर्ड पे आ रहे हैं, ना वो LDA के रिकॉर्ड पे, वो तो ना उनकी स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। तो कई सोसाइटीज़ हैं जिसमें अभी कई फेजेस अनअप्रूव्ड हैं, लेकिन वहाँ पे सेल परचेज चल रही है, तो वहाँ पे ब्लैक मनी अभी भी जा सकती है क्योंकि एमनेस्टी अभी चल रही है और वहाँ पे अभी लूप होल है। और मुझे ख़दशा ये है कि अगर उस चीज़ को एड्रेस ना किया गया तो वहाँ पे अब पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे क्या होगा कि वो जगह भी जो है ना जेन्युइन बायर की रेंज से निकल जाएंगी। तो FBR को इसके बारे में भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि उसका क्या होगा, और इसी तरह LDA को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो अनअप्रूव्ड ब्लॉक्स हैं, जो अनअप्रूव्ड फेजेस हैं सोसाइटीज़ के, उसका तो रिकॉर्ड कहीं जा ही नहीं रहा FBR वगैरह के पास, और वहाँ के सेल परचेज पे कोई टैक्स भी गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट कर रही, तो उसका क्या फ्यूचर होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।